नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। सभी व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार। आज का वीडियो जो रिलेटेड है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 11 बुक इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में मानव पूंजी निर्माण। अब आप सोचेंगे पूंजी तो पैसे से संबंधित होता है, तो फिर मानव पूंजी कैसे हो सकता है। तो इन्हीं सभी बातों का जो डिस्कशन है, कंसेप्ट क्या है, वो हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कंसेप्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या है। Just as a country can turn physical resources like land into physical capital, like factories, similarly, it can also turn human resources like students into engineers and doctors, thereby increasing their productivity and efficiency. So, human capital formation aims at covering human resources into human assets, human capital and physical capital. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि लैंड है, मिनरल्स हैं, सोलर है, जैसे सोलर इंसोलेशन है, सूर्य की ऊर्जा है, उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया है, और लैंड को हम एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से गेन करते हैं। तो ऐसे ही जो है, अगर ह्यूमंस को जो है रिसोर्स के रूप में डेवलप किया जाए, तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन दे करके, उनको स्किल्ड करके, उनको इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेज और बहुत सारे जो प्रोफेशंस, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह बनाते हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इन द सेम, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन एसेट्स में कन्वर्ट करने का है, अर्थात उनको एक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाता है, और वो आगे फर्दर जो ये लोग हैं, ह्यूमन एसेट्स जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, वो अपना जो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, और बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब ये जो असेट्स तैयार होती हैं, ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के रूप में तैयार होती हैं। Human capital, it refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge in a nation at a point of time. किसी भी गिवन टाइम में, किसी देश में, किसी कंट्री, नेशन में जो है स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन और नॉलेज का जो स्टॉक होता है, जो लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं, स्किल्स है, एबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, एजुकेशन है, नॉलेज है, तो इसी को हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। Physical capital, all inputs which are required for further production such as machines, tools and implements, factory buildings etc. are called physical capital. अच्छा, फिजिकल कैपिटल में हम किन चीजों को इंक्लूड करेंगे, तो उसमें जो आगे की फर्दर प्रोडक्शन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, ऐसे इनपुट्स जो हैं, जैसे कि मशीन्स हैं, टूल्स हैं, औजार, इम्प्लीमेंट्स हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं, इन सबको हम फिजिकल कैपिटल के रूप में जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहा जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। जो हम बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा संग्रह है स्किल और एक्सपर्टीज का, किसी कंट्री का किसी निश्चित समय पर, जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन और जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में यूज होता है, उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये सारांश रूप में तो हम कह सकते हैं कि स्किल और एक्सपर्टीज का जो टोटल है, उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि ह्यूमन कैपिटल में आने वाले टाइम में, ओवर टाइम, जो है स्टॉक में इंक्रीज करता है, उसमें एडिशन करता है, जोड़ लगाता है। जीएम मेयर की डेफिनेशन है ह्यूमन कैपिटल को, उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है। ही सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग and increasing the number of persons who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country. तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं जीएम मेयर, वो कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं,
उनकी संख्या बढ़ाई जाती है जो कि स्किल्ड हैं, जो कि एजुकेटेड हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं। और ये जो स्किल, एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने में, किसी भी नेशन के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये तो बात थी कि स्किल और एजुकेशन और एक्सपीरियंस को डेवलप करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। अब इसके रिसोर्सेज क्या क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, हम कैसे कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो उन्हीं बातों को देख रहे हैं। Investment in education is considered as one of the most important sources of human capital formation. सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एजुकेशन को जो डेवलप किया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अर्थात एजुकेशन के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, कोई भी कंट्री, कोई भी सोसाइटी जो है अपने सिटीजन्स का स्किल डेवलपमेंट करती है, उनका नॉलेज इंप्रूवमेंट करती है, उनमें जो है एक्सपर्टीज लेकर आती है, उनको स्किल्ड बनाती है, और यही सबसे बड़ा जो है कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स होता है। देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल। इसके एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो एजुकेशन के अलावा जो है हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये भी सोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को तैयार करते हैं। तो इन सोर्सेज को हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट, expenditure on education. The education expenditure is an important source of human capital formation, as it is the most effective way on enhancing and enlarging a productive workforce in the country. एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, शिक्षा पे जो खर्च किया जाता है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है और सबसे इफेक्टिव तरीका भी है, इफेक्टिव वे भी है, बिकॉज इट एनहांसेज एंड एनलार्जेज प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। क्योंकि इसकी वजह से किसी भी देश में जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है उसकी संख्या भी बढ़ती है और उसका दायरा भी इंक्रीज होता है। और अगर प्रोडक्टिविटी वाली वर्कफोर्स तैयार होती है तो नेचुरली वो नेशन डेवलप करता है। नेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन जो है एजुकेशन पे क्यों खर्च करता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो विच आर दोज ऑब्जेक्टिव, वन बाय वन वी लेट्स सी। इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे फ्यूचर इनकम इंक्रीज होती है, कैपेबिलिटीज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती हैं, तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, एंड फाइनली इनकम में चेंज आता है। नेक्स्ट, जनरेटिंग टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएटिंग मैन पावर वेल सुटेड फॉर इंप्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी एंड द सस्टेनिंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से, एजुकेशन पे खर्च करने की वजह से, एजुकेशन को इंक्रीज करने की वजह से जो सिटीजन्स हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स डेवलप होती है, उनमें क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, और क्रिएटिव और स्किल्ड मैन पावर डेवलप होती है जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। और इस तरीके से जो कंट्री का रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और वो सस्टेन भी रहता है, बना रहता है लंबे टाइम तक, एक लगातार जो है वो कंट्री डेवलप होता है। नेक्स्ट, tending to bring down birth rate, which in turn brings decline in population growth. It makes more resources available for per person. एक जो एजुकेशन का सबसे बड़ा जो एक रोल होता है कि इसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो डाउन आती है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है फाइनली लोअर होती है, जो कि पर पर्सन जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। सीधी सी बात है कि अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन पर बर्डन आएगा, सबको उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और इसके वाइस वर्सा अगर हम बात करें कि अगर पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज ज्यादा लोगों तक अवेलेबल हो पाएंगे। नेक्स्ट इज, एजुकेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन सोशल बेनिफिट सिंस इट ऑल्सो स्प्रेड्स टू अदर। एजुकेशन है वो सोशल बेनिफिट्स को भी इंक्रीज करती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक टेबल में डेटा दिया हुआ है जो कि सेलेक्टिव इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के इंडिया में जो अब तक लास्ट 16-17 अर्थात 1951 से लेकर 16-17 तक हुए। तो यहाँ पर जो है रियल पर कैपिटा इनकम, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लिटरेसी रेट की बात की गई है। तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। रियल पर कैपिटा इनकम जो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जिसे हम हिंदी में कहते हैं,
वो 1951 में 7,651 रुपीज थी, जो कि 2016-17 में 77,659 रुपीज हो गई है, जो कि एक बड़ा चेंज है। क्रूड डेथ रेट, ये पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे कितने लोग मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये 1951 में 25.1 थी पर थाउजेंड, जो कि रिड्यूस होकर के 2016-17 में 6.3 हो गई है, जो काफी बढ़िया चेंज है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर है, अर्थात छोटे बच्चे जन्म के समय या जन्म के कुछ समय बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्लूड करते हैं। ये 1951 में 146 थी, जो कि 2016-17 में 33 हुई, मींस काफी रिड्यूस हुई है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन ईयर्स, अर्थात जन्म के समय जो जीवितता या जीवित रहने की जो रेट है उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। ये मेल जो थी वो 37.2 थी ईयर्स 1951 में, जो इंक्रीज होकर के 67 ईयर्स 2016-17 में हो गई, और फीमेल्स में ये 36.2 से 70 ईयर्स हुई है, जो कि एक अच्छे इंडिकेटर्स माने जा सकते हैं। लिटरेसी रेट परसेंटेज में है, जो कि 1951 में 16.67 थी ओनली, जो 2016-17 में 76% अराउंड है। दैट इज ए गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन सारे इंडिकेटर्स को देख करके हम समझ पा रहे हैं कि इंडिया ने पिछले 60-70 सालों में 60-70 ईयर्स में एक अच्छी ग्रोथ जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में की है। राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एजुकेशन पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कंपल्सरीली एजुकेशन का जो राइट उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया है, ताकि एजुकेशन को, क्वालिटेटिव एजुकेशन कंपल्सरीली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को दी जा सके। और ये इंडिया की, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं तो 2009 में ये बिल पास हुए थे, और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे कंट्री में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हो गया था। और राजस्थान की बात करते हैं तो आरटी एक्ट जो है वो 2011-12 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इट प्रोमिसेस एजुकेशन टू ऑल, इसमें सभी को शिक्षा देने की बात की गई। इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। इसमें 6 से 14 ईयर्स के जो बालकों का जो ग्रुप था, बच्चों का जो ग्रुप था, उसको कंपल्सरीली एजुकेशन देने की बात की गई। The concept of human capital formation, source of human capital and its growth is revealed in this chapter. अच्छा, वो सारी बातें इसमें की गई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये आरटी एक्ट था जिसमें बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाएगी, और साथ ही माता पिता को भी ये बाउंड किया गया है कि वो भी अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें और उनको एजुकेशन दिलाएं। और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अगर रेफरेंस में हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। सेकेंड जो एक्सपेंडिचर है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there in a loss of productivity. The various forms of health expenditure are preventive medicine, curative medicine, social medicine, provision of clean drinking water, etc. हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया जाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति या मजदूर जो है वो बीमार रहता है, कोई वर्कर जो है बीमार रहता है, तो नेचुरली वो काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो है ये उसके पर्सनली तो उसका लॉस हो ही रहा है, बट ये नेशन के लिए भी, अगर उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी तरीके से बीमार होती है तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा, जो कि उस कंट्री के डेवलपमेंट में हर्डल होगा, बाधा होगा। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, हेल्थ पे कैसे एक्सपेंडिचर किया जाए, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा प्रिवेंटिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, और आप लोगों को भी बचपन में बहुत सारे वैक्सीनेशन किए गए हैं, टीके लगाए गए हैं, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में माने जाते हैं। अर्थात बहुत सारी डिजीजेज जो आ सकती हैं उनको रोकने के लिए पहले से ही मेडिकेशन किया जाता है, इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में माना जाता है।
क्यूरेटिव मेडिसिन वो हैं जब बीमारी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वो क्यूरेटिव मेडिसिन हैं। सोशल मेडिसिन मीन्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द सोसाइटी, वो सारा सोशल मेडिसिन में आता है। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने के पानी की व्यवस्थाएं जो कि सरकार करती है ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। ये सारे जो मेथड्स हैं ये इन पे एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट जो है अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, expenditure regarding on the job training is a source of human capital formation as a return of such expenditure in the form of an enhanced labor productivity is more than the cost of it। अर्थात जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग्स जो प्रोवाइड करती हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ही करती हैं, क्योंकि विद द पासेज ऑफ द टाइम बहुत सारी नई टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे नए स्किल्स आ जाते हैं जिनकी नॉलेज उन एम्प्लॉयज को नहीं हो पाती है, तो उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है और इस प्रकार से जो पैसा खर्च किया जाता है, एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है और ये प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, जो कि इस पे खर्चा होना, जितना खर्च किया जाता है उससे कहीं ज्यादा गुना बेनिफिशियल होती है। Firms spend huge amounts on giving on the job training to their workers. It may be in different forms, like a worker may be trained in the firm itself or under the supervision of a skilled worker or can be sent off the campus training। अब ये जो फर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती हैं। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि वो फर्म में, कंपनी में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है किसी स्किल्ड वर्कर के अंडर में, या फिर उनको जो है किसी दूसरे कैंपस में भेज करके भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती हैं। The firm then insists that workers should work at least some time in their company so that they can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training। ये फर्म्स या कंपनी जो ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि वो कंपनीज को जो वर्कर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है वो अगले कुछ समय तक उसी कंपनी में काम करें ताकि जो उन्होंने खर्चा किया है और उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया है उसका बेनिफिट उनको मिल पाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और सोर्स है माइग्रेशन। माइग्रेशन मींस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। People sometimes migrate from one place to the other in search of better jobs that fetch them higher salaries than what they may get in their native places। कई बार लोग क्या करते हैं कि अच्छी जॉब की सर्च में या अच्छे हायर पैकेज, सैलरी पैकेजेस की सर्च में वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसे ही माइग्रेशन कहा जाता है। इट इंक्लूड्स माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन इंडिया। इंडिया में ये दो प्रकार का है। अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं तो ये माइग्रेशन टू टाइप्स का है। फर्स्ट, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज जो माइग्रेशन होता है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज की वजह से ज्यादा होता है। गाँव में जो है रोजगार की संभावनाएं, एम्प्लॉयमेंट कम पाया जाता है, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। एक जो सेकेंड टाइप है माइग्रेशन का वो है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना है, तो वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन ऑर्डर टू गेट हाई सैलरीज। और ये इंडिया से बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया के ये माना जाता है, कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं कि 20 to 30% पीपल ऑफ इंडिया दे माइग्रेट टू अनदर कंट्री, और वो आज वर्ल्ड के हाई टेक्निकल जॉब जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को कवर करते हैं। तो वर्ल्ड के टोटल इनमें से 20 to 30% इंडियंस हैं। अभी हम देख ही पा रहे हैं कि वो चाहे गूगल में सुंदर पिचाई हों, चाहे पेप्सिको में इंदिरा नूई हों, या और बहुत सारे जो ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं जो वर्ल्ड के टॉप क्लास कंपनीज को हेड कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप उनके अंडर में चल रही है। तो ये इंडिया का ब्रेन माना जाता है, अर्थात यहाँ से ब्रेन का जो है बाहर के अदर कंट्रीज में ड्रेन हो रहा है। एक और जो सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सूचनाओं पे खर्चा। वेयर पीपल स्पेंड एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। लोग जो है बहुत सारे लोग पैसा खर्च इस बात पे भी करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके अलग अलग लेबर मार्केट्स की, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ एटसेट्रा की।
People seek information regarding salaries and other facilities available in the different labor markets so that they can choose the right job. और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च कर पाए, बेटर जॉब सर्च कर पाए. Expenditure incurred for acquiring information regarding labor markets and other markets like education and health also have also become an important source of human capital formation. तो आजकल ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है एक सपोर्टिव इंडिकेटर बन चुका है और सोर्स बन चुका है जो कि लोग इस पे पैसा खर्च करते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. आर्थिक वृद्धि और भारत में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, स्टेट क्या है, पोजीशन क्या है, उसकी बात. ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ग्रोथ लॉन्ग अगो. इंडिया ने बहुत पहले ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाना बहुत जरूरी है अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है. तो 7th 5-year प्लान में ये कहा गया है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population. उसमें कहा गया 7th 5-year प्लान में ये कहा गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है और उसको की रोल देना है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में, और वो भी खास करके इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड और बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री में. द फॉलोइंग पॉइंट्स शो क्लियरली द इंटरडिपेंडेंस अमंग द टू. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन दोनों के बीच क्या रिलेशंस हैं वो हम इन पॉइंट्स से चेक कर सकते हैं. हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. अगर इफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल, सॉरी मैं यहां से वापस रीड करता हूं. Human capital increases productivity of physical capital as specialized and skilled workers can handle machines or techniques better than the unskilled worker. यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है तो उससे जो है उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं और इसकी वजह से जो फिजिकल कैपिटल है उसकी हायर प्रोडक्टिविटी आ पाती है. अर्थात जो स्किल्ड वर्कर्स है, स्किल्ड लेबरर्स जो हैं वो अनस्किल्ड वर्कर्स के कंपैरेटिवली मशीन्स को ज्यादा बेहतर हैंडल कर पाते हैं और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हेंस प्रोडक्शन इन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. और अगर फिजिकल जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करती है. इनोवेटिव स्किल्स. Human capital facilitates innovations of new methods of production and this increase the rate of economic growth in the form of increase in GDP, gross development product. Innovative skills. Human capital formation किए जाने से innovative skills का development होता है और ये जो innovative skills हैं ये नए methods of production लेकर आती हैं, उत्पादन के नए नए तरीके लेकर आती हैं और एज ए रिजल्ट इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, ग्रोथ आती है और डेवलपमेंट होता है. हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू ए हायर एम्प्लॉयमेंट रेट. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होती है, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है. विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट द प्रोडक्टिविटी राइजेज. और अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है प्रोडक्टिविटी भी राइज करती है, इंक्रीज होती है. ऑल्सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज increases the level of income and this helps in reducing inequalities of wealth. अब एक बात ये भी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो इससे जो लोगों का लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज होता है और जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है तो सोसाइटी में या कंट्री में जो इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ है, धन की असमानताएं हैं, गरीबी अमीरी ज्यादा अंतर आता है, वो कम हो जाता है. Both increase in employment rate and decrease in income inequalities are pointers of economic development. अब एम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज होना और इनकम इनइक्वलिटीज का कम होना, डिक्रीज होना, ये दोनों ही जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंटर्स माने गए हैं. ब्रिंग्स पॉजिटिव आउटलुक. द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन brings in a positive outlook to the society which is different from the orthodox and traditional ways of thinking and hence increases the rate of participation in the workforce, causes increase in level of production.
अब बात यहाँ ये की जा रही है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है तो इससे जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड पीपल है, उनका लुक भी पॉजिटिव हो जाता है, उनका व्यू पॉजिटिव होता है, और इससे जो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग है वो उनको हट जाते हैं, और इससे जो पार्टिसिपेशन रेट है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, इंक्रीज होती है, वर्क फोर्स जो है उसमें इंक्रीज होती है, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे कि जो है कंट्री की ग्रोथ निकल के आती है।